हेलो गाइस, आई होप कि आप सब लोग घर पर सेफ है। तो हमारे आज के स्टोरी का टाइटल है मेरे संग की औरतें। ये पार्ट मृदुला गर्ग जी के द्वारा लिखित है। इस कहानी को वर्णित करते हुए लेखिका कहती है कि उनकी एक नानी थी जिन्हें वह कभी नहीं देखी थी। लेखिका की माँ का विवाह होने से पहले ही उनकी नानी की मृत्यु हो चुकी थी। लेखिका को अपनी नानी से कहानी सुनने का सौभाग्य नहीं मिल पाया था, परंतु वह नानी की कहानियों को जरूर सुनी थी, जिसका वास्तविक मर्म लेखक को बाद में समझ आया। लेखिका अपनी नानी के बारे में बताते हुए कहती है कि उनकी नानी एक पारंपरिक अनपढ़ और पर्दा करनी थी, जिनके पति विवाह पश्चात उन्हें छोड़कर वकालत पढ़ने विदेश चले गए थे। वहां से पढ़कर लौटने के बाद लेखिका के नाना पर विदेशी रहन सहन का रंग दिखने लगा, पर लेखिका की नानी पर इसका कोई असर नहीं हुआ था। आगे लेखिका कहती है कि जब कम उम्र में नानी ने स्वयं को मृत्यु के नज़दीक पाया तो 15 वर्षीय इकलौते पुत्र यानी लेखिका की माँ की शादी की चिंता ने उन्हें डरा दिया। तत्पश्चात इसी चिंता के कारण नानी पहले की अपेक्षा अधिक बोलने वाली बन गई। एक दिन नानी ने नाना से कहा कि वह उसके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलने को इच्छुक हैं। नाना ने बिना किसी सवाल जवाब के अपने दोस्त को लाकर नानी के समक्ष खड़ा कर दिया। नानी ने स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से कहा, आप मुझे वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी का विवाह मेरे पति जैसे साहब से हो। आप खुद के जैसे आज़ादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। आगे लेखिका कहती है कि नानी की मर्जी के अनुसार मेरी माँ की शादी एक पढ़े लिखे लड़के यानी मेरे पिता के साथ हो गई, जिन्हें बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रहने का अपराध में ICS की परीक्षा में बैठने से रोक दिया गया था। लेखिका कहती है कि मेरी माँ, नानी और गांधी जी की तरह ही सादा और उच्च विचारों वाला जीवन जीने की आदी हो गई थी। नाना पक्के साहब माने जाते थे, वे सिर्फ नाम के हिंदुस्तानी रह गए थे। बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। लेखिका कहती है कि मज़े की बात यह है कि गांधी, नेहरू या पिताजी के घर वाले हो या फिर आज़ादी की जंग लड़ने वाले ही क्यों ना हो, सभी अंग्रेज़ों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। लेखिका अपनी माँ के बारे में बताते हुए कहती है कि मैंने कभी उन्हें भारतीय माँ जैसी नहीं पाया था। न कभी वह हमें दुलार लाड़ प्यार दी, न कभी हमारे लिए खाना बनाया और ना ही कभी अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। उनका अधिकतर समय पुस्तकें पढ़ने में गुजरता था, बाकी का समय साहित्य चर्चा और संगीत सुनने में बीतता था। जो ये काम वह बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। घर में पिताजी माँ की भूमिका निभा लिया करते थे। लेखिका कहती है कि छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हर व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से रहकर अपना निजत्व बनाए रखना की छूट थी। इसी निजता का फायदा उठाकर हम 3 बहनें और एक छोटा भाई लेखन को समर्पित हो गए। लेखिका आगे कहती है कि जब मेरी माँ पहली बार गर्भ धारण की तो मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि मेरी बहू का पहला बच्चा लड़की के रूप में पैदा हो। वैसे घर में पहला बच्चा हर बहू का लड़का पैदा होता रहता है, लेकिन परदादी की मन्नत भी भगवान ने कुछ ऐसा सुना कि एक के बाद एक करके 5 बेटियों ने जन्म ले लिया था। लेखिका माँ जी और चोर के बारे में बताती हुई कहती है कि माँ जी के सामने अच्छे बड़े नाम चोर भी फंस जाया करते थे। एक रोज़ तो एक नामी चोर माँ जी के कमरे में घुस आया, फिर क्या था, माँ जी ने उसकी ऐसी खबर ली कि बेचारा किसी लायक न रह गया। तब से वह चोर चोरी का धंधा छोड़कर खेती किसानी में लग गया था। लेखिका ने बाद में जब उस चोर को देखा तो वह भला मानुस सीधा साधा बूढ़ा लगा। जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ादी के जश्न में डूबा था तब लेखिका बीमार थी। वह उस समय 9 साल की बच्ची थी। लेखिका के बहुत रोने धोने पर भी उसे इंडिया गेट जाकर जश्न में शामिल होने नहीं दिया गया। लेखिका और उसके पिताजी के अलावा घर के सभी लोग बाहर जा चुके थे। बाद में पिताजी ने उसे ब्रदर्स कारमजोव नामक उपन्यास पकड़ा दिए थे। तत्पश्चात लेखिका उपन्यास पढ़ने में व्यस्त हो गई थी और पिताजी अपने कमरे में अपनी किताबें पढ़ने लगे थे। लेखिका कहती है कि ये माँ जी की मन्नत का प्रभाव रहा होगा कि मैं और मेरी चारों बहनें लड़की होकर भी किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुए। लेखिका कहती है कि पहली लड़की जिसके लिए परदादी मन्नत मांगी थी वह मैं नहीं बल्कि मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी, जिसका घर का नाम रानी था। दूसरे नंबर पर मैं थी और मेरे घर का नाम उमा था। मुझसे छोटी बहन का नाम गौरी है, जिसे बाहर में सब चित्रा के नाम से जानते हैं। वह नहीं लिखती। तत्पश्चात 2 छोटी बहनों का नाम क्रमशः रेणु और अचला था। हम 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, जिसका नाम राजीव था। लेखिका कहती है कि वक्त की मांग को ध्यान में रखकर मेरी बहन अचला अंग्रेजी में लिखती है और भाई राजीव हमारी ही तरह हिंदी में लिखता है। आगे लेखिका कहती है कि विवाह पश्चात मैं बिहार के एक छोटे कस्बे जिसका नाम डालमिया नगर था
वहाँ रही, जहाँ की एक अजीब बात थी कि मर्द औरतें, फिर चाहे वे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते थे तो अलग अलग जगहों पर बैठते थे। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। लेखिका कहती है कि मैंने वहाँ के चलन से हार नहीं मानी। लगभग साल भर के अंदर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया था। वहाँ अगले 4 साल तक हमने मिलकर कई नाटकों में काम किया। अकाल राहत कोष के लिए भी उन्हीं के माध्यम से पैसे भी जुटाए। बाद में मैं कर्नाटक चली आई थी। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक की उम्र में पहुंच रहे थे, पर लेखिका कहती है कि गुणवत्ता युक्त स्कूल नहीं था। तत्पश्चात लेखिका ने स्वयं का एक प्राइमरी स्कूल खोला। वह कहती है कि मेरे बच्चे तथा दूसरे अफसरों या अधिकारियों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े हैं। बाद में दूसरे अच्छे स्कूलों में प्रवेश भी पा गए। ऐसे बहुत अवसर आए कि लेखिका अपने जुझारू और जिद्दीपन के नमूने पेश करती रही, परंतु वह सबसे ज़्यादा ख्याति हासिल की अपने लेखन कला में। तो गाइस, आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ आ गया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और चैनल पर न तो सब्सक्राइब करो। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।